श्री आदिनाथ जैन पीजी कॉलेज, जिसमें हम बच्चों बात कर रहे हैं बीकॉम पार्ट 3, सब्जेक्ट एबीएसटी फर्स्ट। और इसमें भी अपन कौन सा वाला पार्ट पढ़ रहे हैं बच्चों? पहले अंकेक्षण। यानी आप देखिए बच्चों, अंकेक्षण आप समझे, खातों की सत्यता शुद्धता भारी योग्य व्यक्ति से कराना अंकेक्षण कहलाता है, यानी खातों की जांच कराना अंकेक्षण कहला रहा है। तो हम इसी में कल हमने पढ़ा था बच्चों सत्यापन, और सत्यापन में हमने देखा कि बच्चों किस प्रकार हमको संपत्तियों का सत्यापन करना चाहिए। तो आपने संपत्तियों का सत्यापन देख लिया बच्चों। इसमें हमने स्थायी संपत्तियों का पढ़ा, जिसमें फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी, अन्य संपत्तियों थी। अब उसके बाद कुछ संपत्तियों के अध्ययन के बाद हमको कुछ चालू संपत्तियों के बारे में भी देखना है बच्चों। तो उसमें हम कुछ संपत्तियों का प्रमाणन किस प्रकार यानी सत्यापन किस प्रकार करते हैं। तो इसमें आता है बच्चों अगला फुटकर औजार, अपन ने लास्ट पढ़ा था। फुटकर औजार के बाद स्टोर्स और कलपुर्जे। देखिए बेटा, स्टोर्स और कलपुर्जे वो होते हैं बेटा जहाँ पर निर्माणी कार्य होता है, मशीनें वगैरह होती हैं, वो स्टॉक और कलपुर्जों का अपने पास सामान्यतः स्टॉक रखती हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग कर सकें। तो उनका उचित रूप से भंडारण होता है बच्चों। भंडारण होने के बाद उनको व्यवस्थित तरीके से उनका लेखा होता है। तो देखिए बच्चों, उनको इशू का तरीका भी होता है। तो अंकेक्षक को ये देखना चाहिए कि कितने कितने स्टोर्स में कलपुर्जे बचे हुए हैं और कितने प्राप्त किए, किसको निर्गमन किए, किसका कब कब यूज़ किया, ये देखना है। तो इसको खाते एक सूची ले लेनी चाहिए और इसका मूल्यांकन उसको करके देखना चाहिए बच्चों। मूल्यांकन का मतलब उनकी वर्तमान कीमत सही प्रकार से पुस्तकों में लिखी है या नहीं लिखी। अगर गलत लिखी हुई है तो उसको सही कराए, यानी इन पे भी मूल्यह्रास लगवा ले बच्चों। और जो टूटे फूटे सामान है उसको हटवा दिया जाए, ज़्यादा लंबी अवधि तक सामानों को नहीं रखा जाए। अब आता है बच्चों हमारा अगला स्टॉक। तो देखिए बच्चों, स्टॉक एक ऐसा सामग्री होती है बेटा किसी भी संस्थान के लिए जिस पर नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपने स्टॉक पे नियंत्रण नहीं किया तो देखिए बेटा, स्टॉक एक ऐसी संपत्ति है जिसका सबसे ज़्यादा गमन किया जाता है व्यापार में। तो उसके गमन को किस प्रकार रोका जाए, किस प्रकार उसका मूल्यांकन करें। तो सामान्यतः एक नियम तो हम पढ़ते आए हैं बच्चों, स्टॉक का मूल्यांकन हम कैसे करते हैं? लागत मूल्य या बाजार मूल्य जो कम है उस पर करते हैं। यानी ये तो एक रूढ़िवादिता का सामान्य सिद्धांत हुआ कि लागत मूल्य या बाजार मूल्य जो होता है उसमें। तो इसी में बेटा एक केस आया था, क्रिस्टन कॉटन मिल केस। तो क्रिस्टन मिल केस के मैनेजर ने स्टॉक का मूल्यांकन आवश्यकता से अधिक ज़्यादा दिखा दिया, यानी स्टॉक का मूल्य आवश्यकता से ज़्यादा दिखा दिया। जब आप स्टॉक का मूल्य आवश्यकता से ज़्यादा दिखाते हैं बच्चों, तो आप वाणिज्य के विद्यार्थी आप जानते हैं जब स्टॉक का मूल्य ज़्यादा लिखेंगे तो उसकी वैल्यू आपके इनकम को इंक्रीज करेगी, क्योंकि स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जब बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, और जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो लाभांश बांट दिया जाता है। तो कंपनी ने लाभांश का भुगतान पूंजी में से हो गया। तो इस प्रकार से आपको देखना है कि इस तरह से एक केस हुआ था, क्रिस्टन कॉटन मिल केस। फिर बता रहे हैं आपको, यानी अंतिम स्टॉक मूल्य यानी जो वास्तव में 3 लाख का था उसको 6.5 लाख बता दिया। तो यानी ऐसे ये क्रम उसका चलता रहा बढ़ाने का। तो अंकेक्षक ने सही जांच नहीं करी, तो इसलिए अपन को ज़रूरी है कि अंकेक्षक को स्टॉक का अंतिम बाजार मूल्य ज़रूर देख लें। तो भारतीय कंपनी विधान 2013 तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट की अनुसंधान समिति द्वारा प्रसारित गाइड के अनुसार धारा 143(2)(11) के अंतर्गत एक कंपनी अंकेक्षक को ये प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि उसके विचार से कंपनी लाभ हानि खाता कंपनी का सही और उचित विवरण प्रस्तुत करता है या नहीं। अतः अंकेक्षक को उन सभी मदों की जांच करनी चाहिए जो
लाभ हानि खाते तथा चिट्ठे में लिखी गई है। इसके लिए अंकेक्षक को सभी मदों की जांच करनी होगी। यदि अंकेक्षक अंतिम स्टॉक के संबंध में प्रबंधकों से प्रमाण पत्र प्राप्त करके ही संतुष्ट हो जाता है और स्वयं कोई कार्य नहीं करता तो उसके द्वारा किया गया शेष अंकेक्षण कार्य निष्फल हो जाता है। तो देखिए बच्चों, यानी ये जो हमने अभी सेंटेंस लाइन पढ़ी, इसका मतलब होता है कि अंकेक्षक को हर मद के बारे में जागरूक होना है बच्चों। अगर मान लीजिए उसने एक ही चीज़ में गलती कर दी तो उसकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो इसके लिए अंकेक्षक को स्टॉक का प्रमाण पत्र प्रबंधकों से ले लें, लेकिन प्रबंधकों पर ही पूर्ण रूप से निर्भर नहीं रहे, क्योंकि कई बार प्रबंधक भी बेईमानी कर सकते हैं बच्चों। और वर्तमान युग में तो बहुत सारी ऐसी स्थितियां हो गई कि बड़े स्तर पर भी प्रबंधक बेईमानी करते हैं। तो प्रबंधकों के प्रमाण पत्र के पर ही केवल विश्वास ना करें, उसकी गहराई से भी जांच अंकेक्षक को करनी चाहिए। और अंकेक्षक एक कंपनी के स्टॉक का सत्यापन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो कौन सी बातें हैं बच्चों? सबसे पहले आता है चिट्ठे में कच्चे माल की रकम को अलग से दिखाना चाहिए, यानी जो रॉ मटेरियल है, WIP है, फिनिश गुड्स है, इनका अलग अलग से क्लासिफिकेशन होना चाहिए, यानी वर्गीकरण हो। और चिट्ठे में ये स्पष्ट लिखा जाए कि स्टॉक का मूल्यांकन किस आधार पर किया गया है। यानी हम स्टॉक का मूल्यांकन करते हैं बच्चों, अभी जैसे मैंने शुरू में बताया कि स्टॉक का मूल्यांकन हम लागत मूल्य या बाजार मूल्य जो कम है उस पर करते हैं। उसके बाद चिट्ठे में पक्के माल की रकम अलग दिखाई गई हो, यानी अभी अपन ने पढ़ा कि अलग अलग से दिखाया जाए। और कंपनी के प्रशासन में जो प्रबंधक होते हैं उनसे इसका प्रमाण पत्र ले लिया जाए बेटा। और स्टॉक की गणना में कौन सी पद्धति अपनाई गई है ये देखा जाए। और खातों के लेखे उचित प्रकार से रखे जाएं बच्चों। चालानी पर जो माल स्टॉक में शामिल नहीं किया है उसको लेखा करें। जो माल बेच दिया है लेकिन क्रेता ने लदान नहीं किया, यानी क्रेता को नहीं दिया है, उसको अलग स्टॉक से करना चाहिए। यानी माल चालानी पे बेच दिया लेकिन अभी बिका नहीं है तो उसका स्टॉक में लेखा होना चाहिए बेटा। जो माल खरीद लिया लेकिन प्राप्त नहीं हुआ उसका उल्लेख अलग से होना चाहिए। और अप्रचलित और बेकार माल की अलग से सूची बनानी चाहिए बच्चों। कई बार क्या होता है बच्चों, व्यापार में जो अप्रचलित माल होता है या डेड स्टॉक हो जाता है जो बिकेगा ही नहीं, तो बच्चों उसकी सूची अलग से प्राप्त कर लेनी चाहिए। उसके बाद यदि स्टॉक की रकम पिछले वर्ष से अधिक है तो अंकेक्षक को इसका कारण जानना चाहिए। अंकेक्षक को कर्मचारी जो स्टॉक की जांच कर रहा है उसका हस्ताक्षर ले ले बच्चों, ताकि उसके उत्तरदायित्व तो निर्धारित कर सके। और स्टॉक की परीक्षण जांच कर ले बच्चों, भौतिक की। और भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा प्रसारित विवरण पत्र का अध्ययन कर ले। उसमें सामग्री के अर्थ में सत्यापन और मूल्यांकन में निम्न बातें कही है। सामग्री के अर्थ से लगाते हैं बच्चों स्टोर एवं कलपुर्जे, फुटकर औजार, कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल, निर्मित माल, क्षय या उपोत्पाद। तो देखिए बच्चों, सामग्री का सत्यापन करने के लिए कंपनी प्रशासन द्वारा अंकेक्षक को भौतिक रूप से देखना चाहिए और ये देखे कि सामग्री का जो मूल्य बताया गया है वो उचित मूल्य पुस्तकों में लिखा है या नहीं लिखा। आपने देखा होगा बच्चों, जब हम कच्ची सामग्री खरीदते हैं किसी व्यक्ति से तो हम उससे एक बिल प्राप्त करते हैं, तो वो जो बिल की कॉपी होती है ना बच्चों, वो आपको ले लेनी चाहिए। स्टॉक के सत्यापन में प्रबंधकों के दी गई सूची पे वो विश्वास कर सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से उसको विश्वास नहीं रखना चाहिए बच्चों। इसके संबंध में कुछ केस हुए हैं, आपको उनका अध्ययन अपन आगे करेंगे, जिनमें आप केस का उदाहरण दे रख सकते हैं बच्चे। द आयरिश वूलन कंपनी बनाम टाइसन एंड अन्य, हेनरी स्क्वायर लिमिटेड बनाम बॉल बेकर एंड कंपनी। तो इन सब केसों का अध्ययन अपन बाद में करेंगे बच्चों। तो स्टॉक के मूल्यांकन के विभिन्न आधार होते हैं। तो स्टॉक के मूल्यांकन के आधार कौन से होते हैं बच्चों? देखिए, जो आपने सेकेंड ईयर में भी कॉस्टिंग में पढ़े हैं, पहला आधार होता है बच्चों पहले आना और पहले जाने वाली पद्धति, यानी जो सामग्री सबसे पहले आई है वो सबसे पहले जाए।
दूसरी होती है बच्चों लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी अंतिम आगमन प्रथम निर्गमन, जो सबसे अंत में जाए वो सबसे पहले जाए। उसके बाद तीसरी विधि होती है बच्चों औसत लागत पद्धति। औसत लागत में हम दो विधि काम में लेते हैं बच्चों, एक साधारण औसत विधि और एक भारित औसत विधि। एक होता है बच्चों वास्तविक लागत पद्धति, यानी जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट आ रही है उसी पर लिख दिया जाए। एक होता है बच्चों प्रमाप लागत पद्धति। तो प्रमाप लागत पद्धति में हम क्या करते हैं बच्चों कि एक निर्धारित राशि तय कर देते हैं या निर्धारित मूल्य पहले तय कर देते हैं कि इस मूल्य पर निर्गमन किया जाएगा। उसके बाद समायोजित विक्रय मूल्य पद्धति होती है। तो ये आपको देखना है बच्चों कौन सी विधि लेते हैं। इकाई पद्धति, इस पद्धति के अनुसार स्टॉक को प्रत्येक वस्तु के लागत मूल्य और बाजार मूल्य में जो कम है उस पर लिखा जाता है। और सामूहिक पद्धति में प्रत्येक मद का लागत मूल्य लिखकर उसका योग लगाया जाता है। फिर स्टॉक के प्रत्येक मद का बाजार मूल्य लिखकर उसका योग लगाया जाता है। और इन योगों में जिसकी रकम कम हो वही स्टॉक का मूल्य माना जाता है। विभिन्न सामग्रियों के मूल्यांकन में सम्मिलित प्रचलित पद्धतियाँ हैं बच्चों, जैसे कच्चा माल। जिस सामग्री से तैयार माल बनाया जाता है उसे कच्चा माल कहते हैं। संस्था में ये पुनः बिक्री के लिए नहीं रखा होता बच्चों, इसलिए बिक्री के लिए होती है, इसलिए इसका मूल्यांकन क्रय मूल्य में उचित अनुपात में भाड़ा और अन्य खर्चे जोड़कर किया जाता है। यानी खर्चे का मूल्यांकन करते समय ये ध्यान रखना है बच्चों, कच्चा माल जब आप खरीद रहे हो तो इस पर जो खर्चे कर रहे हैं वो इसी में जोड़ दिए जाएंगे। उसके बाद मूल्यांकन करते समय बाजार मूल्य के साधन उतार चढ़ाव को ध्यान नहीं रखा जाता, लेकिन अगर बाजार मूल्य अत्यधिक गिर जाता है तो कच्चे माल का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाना चाहिए। तो आप समझ गए बच्चों, कच्चा माल सामान्यतः वास्तविक मूल्य पे दिखाया जाता है, यानी हमने कितने रुपए की राशि का कच्चा माल खरीदा और उस पर कितनी धनराशि खर्च करी वो देखते हैं। सामान्यतः थोड़े बहुत अगर अंतर आता है कच्चे मूल्य की मूल्य में तो हम उसको ध्यान में नहीं रखते हैं बच्चों, लेकिन अगर काफ़ी अंतर आ गया हो, मान लीजिए आपने खरीदा 25 रुपये किलो के हिसाब से, अब रह गया 10 रुपये किलो के हिसाब से, तो फिर उसका लेखा करना होगा और बाजार मूल्य पर ही करना होगा। तो सामान्यतः कीमत बढ़ जाए या घट जाए तो हम उसका लेखा नहीं करते, लेकिन बाकी चीज़ों का लेखा करेंगे अगर ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है। अब इसी क्रम में आता है बच्चों अर्धनिर्मित माल। तो चिट्ठे में के दिन कुछ माल ऐसा होता है जो कच्चा माल की दशा में आगे बढ़ जाता है, लेकिन अभी तक इस विधि से निर्मित माल के रूप में बाहर नहीं निकल पाया। यानी ऐसी माल जो आधा अधूरा बन गया, पूरा नहीं हुआ, निर्मित तैयार नहीं हुआ, वो अर्धनिर्मित माल कहलाता है। तो अर्धनिर्मित माल भी प्राय लागत मूल्य पर करते हैं बच्चों इसका लेखा, और इस पर जो खर्चे हम कर चुके वो इसमें शामिल कर लेंगे। तीसरा आता है बच्चों तैयार माल, यानी ये वो माल होता है जो हमने बना लिया लेकिन बच्चों किसी कारण से बिका नहीं है, अभी हमारे पास रखा हुआ है, तो वो तैयार माल कहलाता है। तो तैयार माल का लागत मूल्य या बाजार मूल्य जो मूल्य कम है उस पर मूल्यांकन कराया जाएगा। अगर आपने चालानी पर माल बेच दिया है, चालानी का मतलब कि आपने अगर किसी से कह दिया कि बिकने पर पैसा भेज दीजिए, तो आप उसको अभी जब तक उसकी प्राप्ति नहीं हो जाए बच्चों, जब तक उसको हम स्टॉक में अंकित करेंगे। स्वीकृति पर भेजा गया माल, आपने ये माल भेज दिया अप्रूवल बेस पे, यानी आपने किसी ग्राहक को माल भेज दिया और ये कह दिया कि माल पसंद आ जाए तो रख लीजिए, अन्यथा हमारे माल को वापस लौटा दीजिए। तो जब तक स्वीकृति नहीं आती बेटा, जब तक माल का अधिकार हमारा है, और जब वो स्वीकृति दे देता है तो आपको ये देखना चाहिए कि वो स्टॉक्स में से हटकर बिक्री में जुड़ जाना चाहिए बच्चों। तो उसके बाद आता है बच्चों प्राप्य बिल। तो देखिए बच्चों, प्राप्य बिल वो होता है तो जब हमको किसी देनदार से या किसी व्यक्ति से कोई धनराशि लेनी हो और वो हमारी धनराशि चुका नहीं पा रहा हो या कुछ समय अवधि मांग रहा हो हमसे, यानी हम किसी को उधार देना चाह रहे हैं, तो हम उससे रिटन में एक सर्टिफिकेट लेते हैं बच्चों, यानी जिसको अपन बिल बोलते हैं। तो उस बिल में निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी लगी होती है और उस बिल में इस बात का उल्लेख होता है कि इतनी राशि इतने समय बाद वो लौटा देगा। तो यानी इसमें समय और अवधि निश्चित होती है बच्चों, यानी किस तिथि को माल लौटाना है इसका उल्लेख होता है, कब लौटाना है इसका उल्लेख होता है,
तो इस विधि में इस सब बात का उल्लेख होता है बच्चों कि कितनी राशि कितने समय बाद देगा। तो प्राप्य बिल में भौतिक सत्यापन कर लेना चाहिए बच्चों। और जो बिल भुना लिए गए हैं, यानी कई बार इस बिल में एक होता है बच्चों, हम बैंक से समय अवधि से पूर्व बना सकते हैं। तो जो बिल बैंक से समय अवधि से पूर्व बना लिए हैं उनको चिट्ठे के नीचे संदिग्ध दायित्व के रूप में लिखना चाहिए बच्चों, ताकि अगर कोई व्यक्ति पैसा नहीं दे तो हम उसकी राशि का उल्लेख कर सकते हैं। तो प्राप्य बिल की एक सूची बनाई जाए बच्चों, और इस सूची में देखा जाए कि कितने बिलों का भुगतान हमने करा लिया, या देय तिथि पे भुगतान आ गया, या हमने समय से पूर्व उनका भुगतान ले लिया। ये सब चीज़ें हमको देखनी होंगी बच्चों। और उसके बाद अगर कोई बिल डिसऑनर हुआ है तो उसका उल्लेख एंट्री हो गई या नहीं हो गई, उसके खाते में वापस से डेबिट कर दिया या नहीं कर दिया, या कोई देनदार दिवाली हो गया तो सही प्रकार से उसकी प्रविष्टि कर दी या नहीं कर दी, यानी बैड डेट्स में राशि डाल दी हो। तो कहने का मतलब हुआ बच्चों कि प्राप्य बिल वो होता है जो देनदारों से या किसी व्यक्ति से प्राप्त होता है संस्था को, और एक निश्चित राशि निश्चित समय बाद प्राप्त होने की होती है। तो इसकी एक सूची बनाए, इस सूची को ये देखे कि कितने बिल भुना लिए, कितने का भुगतान प्राप्त हो गया, कितने बिलों की धनराशि प्राप्त होनी बाकी है, उनका फिजिकली वेरिफिकेशन करे और उन पर अंकित राशि का उल्लेख देखे, और जितनी राशि अंकित है बकाया है उन्हीं को चिट्ठे में प्रदर्शित किया जाए। अब आता है बच्चों नया 19वां पॉइंट अपना, नगद रोकड़, यानी जिसको अपन चालू संपत्ति के हेड में लिखेंगे। हालांकि आजकल अपन बैंक और रोकड़ को एक साथ जोड़ के लिखते हैं, लेकिन अपन सत्यापन की बात कर रहे हैं तो नगद रोकड़ का अलग सत्यापन होगा बच्चों, और बैंक में रोकड़ का अलग सत्यापन। यानी कैश और कैश इक्विवेलेंट के नाम से बैलेंस शीट में शो होती है बच्चों, कैश और बैंक मिलके। तो देखिए बच्चों, कैश सबसे ज़्यादा गमन इसी क्षेत्र में होता है। तो सबसे पहले अंकेक्षक को जो आपकी रोकड़ बही का शेष बता रहा है और गल्ले में जो राशि का शेष है, उन दोनों का मिलान कर लेना चाहिए बच्चों। यानी हमारी रोकड़ बही रोकड़ का 1 लाख रुपए शेष बता रही है, तो उस दिन उस व्यापारी के पास, यानी जो कर्मचारी है उसके पास 1 लाख रुपए नगद में मौजूद होना चाहिए। यानी फिजिकली वेरिफिकेशन कर ले बच्चों, यानी भौतिक सत्यापन कर लें तो मिलान हो जाएगा बच्चों। कई बार मिलान नहीं किया, केवल मान्य कर लिया, तो जैसे लंदन ऑयल स्टोरेज कंपनी बनाम सीयर हैसले की कंपनी थी बच्चों, इसमें अंकेक्षक को गल्ले की जांच नहीं करता था तो वह लापरवाही का दोषी होगा, इसलिए अंकेक्षक को हर्जाना देना पड़ सकता है। तो इसलिए अंकेक्षक को फुटकर और मेन राशि को गिन लेना चाहिए, और चिट्ठे के दिन वही राशि प्रदर्शित होनी चाहिए, और रोकड़ बही के दोनों पक्षों की प्राप्ति और भुगतान की गहराई से जांच कर ले बच्चों। यानी कृत्रिम भुगतान तो उसमें नहीं लिखे, या कोई ऐसी धनराशि तो नहीं लिखी जो वास्तव में नहीं लिखी जानी चाहिए। उसके बाद अगर बैंक में पैसा जमा कराया है और आपका बैंक शेष और रोकड़ शेष नहीं मिल रहा, तो देखिए बच्चों, बैंक समाधान विवरण बनाते हैं, यानी रोकड़ भाई आपकी सही नहीं मिल रही, शेष नहीं बता रही और बैंक में अलग हो रहा है, तो इसको देखना है बच्चों। उसके बाद आता है बच्चों काइटिंग की जांच। तो काइटिंग क्या शब्द होता है बच्चों? देखिए इसमें क्या होता है बेटा, जो प्रथम व्यक्ति धनराशि जमा कराता है उसकी धनराशि का गमन कर लिया जाता है, और जब दूसरा ग्राहक आएगा तो उसकी राशि पहले के में जमा करा देंगे, तीसरा ग्राहक आएगा उसकी दूसरे में जमा करा देंगे, चौथा ग्राहक आएगा उसकी तीसरे में जमा करा देंगे। तो ऐसे राशि का गमन होता है, तो पहले व्यक्ति की राशि गमन कर ली जाती है। तो इस तरह से ये क्रम चलता रहता है, जिसको अपन काइटिंग कहते हैं। तो काइटिंग की जांच आसानी से हो जाती है बच्चों, सभी का लेखा हुआ नहीं हुआ चेक कर ले। और अगर कहीं से अपन को मार्ग में रोकड़ हुआ है बच्चों, किसी ने चेक दिया लेकिन हमारे पास पहुंचा नहीं, या शाखा ने हमको भुगतान दिखा दिया और हमारे पास नहीं आया, तो वो मार्गस्थ रोकड़ कहलाता है। तो ऐसी चीज़ों की गहराई से जांच कर लेनी चाहिए बच्चों। तो ये थी हमारी संपत्तियों का सत्यापन बच्चों। अब हम बात करते हैं दायित्वों का सत्यापन। तो देखिए बच्चों, अंकेक्षक केवल संपत्तियों का सत्यापन नहीं करता है, वो आपकी संपत्तियों के साथ साथ आपके दायित्वों का भी सत्यापन करता है, क्योंकि अंकेक्षक चिट्ठे के प्रति दायित्व होता है अंकेक्षक का। चिट्ठे का मतलब बैलेंस शीट में, तो
तो बैलेंस शीट में पहला पक्ष लायबिलिटीज और इक्विटी का होता है और दूसरा पक्ष संपत्ति का होता है, तो दायित्व भी उतनी होता है बच्चों, जिम्मेवारी जितनी संपत्ति की होती है। तो दायित्व का सत्यापन जब कर रहा हो बच्चों, तो दायित्व के सत्यापन के लिए ये देख ले कि सभी दायित्व स्पष्ट रूप से चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाए या नहीं दिखाए, यानी दायित्व को पुस्तकों में लिखा या नहीं लिखा, ये चेक कर ले बच्चों। दूसरा, सभी दायित्व संस्था से संबंधित हैं या नहीं, और सभी सत्य तथा अधिकृत हैं, और चौथा, सही रूप से दिखाए हैं। इसलिए सभी दायित्वों का विस्तार से वर्णन अगर अपन करें तो सबसे पहले आता है बेटा कंपनी की अंश पूंजी, यानी कंपनी का दायित्व नहीं है, फिर भी अंकेक्षक को इसका इसलिए सत्यापन करना चाहिए कि चिट्ठे की शुद्धता के संबंध में प्रमाण पत्र दे सके। तो यदि कंपनी का प्रथम वर्ष है बच्चों, तो कंपनी का पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम की जांच करनी चाहिए, अनुबंधों की जांच करनी चाहिए। और यदि कंपनी का प्रथम वर्ष नहीं है तो कंपनी की अंश पूंजी की राशि वही होगी जो पिछले वर्षों में थी, क्योंकि अंश पूंजी में परिवर्तन या वृद्धि बहुत रेयर केसों में होती है बच्चों। और अगर कंपनी ने निर्गमन किया है तो उसका उल्लेख भी होगा। तो सबसे पहले जब हम निर्गमन किया हो तो निर्गमन से जो धनराशि आई है वो प्राप्त हुई या नहीं हुई, और जितनी राशि का हमने निर्गमन किया उतने को ही दिखाना है। तो देखिए बच्चों, दायित्व पक्ष का जब आपको अंकेक्षण करना हो, यानी दायित्वों का अंकेक्ष सत्यापन, तो दायित्व का सत्यापन करना है तो सबसे पहले बच्चों अंश पूंजी का यानी शेयर कैपिटल का करेगा, और ये देखेगा कि जितनी अंश इशू होने थे उतने ही अंश कंपनी ने जारी किए, क्योंकि कंपनी अधिकृत अंश पूंजी से अधिक जारी नहीं करती बच्चों। और जितने अंश पूंजी कंपनी ने प्रथम वर्ष जारी की तो आगामी वर्षों में उतनी ही पूंजी होगी, जब तक कंपनी पूंजी का शोधन नहीं कर दे बच्चों, या कंपनी दोबारा से निर्गमन नहीं कर दे, जब तक स्वतः ही अपने आप अंश पूंजी में परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा आता है बच्चों कंपनी के संचय तथा कोष। देखिए बच्चों, कंपनी अपने पास जो पूंजी होती है तो लाभ होता है तो बेटा एकाकी व्यापारी तो शेयर कैपिटल यानी अपनी पूंजी में जोड़ता जाता है, लेकिन कंपनी अपने द्वारा अर्जित लाभ को संचय या कोष के नाम से जमा करती है। तो संचय और कोष का मतलब हो गया बच्चों जो रिजर्व बनाती है कंपनी। तो रिजर्व कहाँ से बनाते हैं बेटा, ये सब आप जानते हो, 11वीं कक्षा से पढ़ते आए हो। संचय कोष कहाँ से बनते हैं, कंपनी के जितने भी संचय कोष बनते हैं बच्चों वो कहाँ से बनाएगी कंपनी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से बनाएगी, यानी कंपनी का लाभ हानि नियोजन खाते से बनेगा। लेकिन वर्तमान में तो सब एक ही खाता चलता है बच्चों। तो कंपनी ने किसी खाते अगर किसी का रिजर्व बनाया हो, ये रिजर्व आपको देखने हैं कि बच्चों आयगत प्रकृति के हैं या पूंजीगत प्रकृति के हैं, तो इन संचय को आयगत और पूंजीगत के रूप में अलग अलग कंपनी ने लिखा या नहीं लिखा, क्योंकि संचय दो प्रकार के हो सकते हैं बच्चों। जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम है वो पूंजीगत संचय है, यानी संचय में आपको देखना है कि कौन सा तो आयगत संचय है कंपनी ने बंटवारा किया और कौन सा उसका पूंजीगत संचय है। ये बंटवारा अवश्य होना चाहिए बच्चों, क्योंकि लाभांश केवल आयगत संचय में से दिया जा सकता है, तो पूंजीगत संचय में से केवल बोनस वगैरह दिया जाता है या पूंजीगत हानि अप्लिकित होती है। तो संचय में जितनी राशि बढ़ रही है तो बढ़ी तो वो व्यवस्था कहाँ से हुई, और अगर संचय के पैसे कोष में कमी आई तो उस पैसे का हमने कहाँ पर यूज़ किया, यानी संचय अगर बढ़े तो कितनी राशि हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से यानी लाभ हानि खाते से हस्तांतरित कर दी, और अगर संचय हमारे घट गए तो उस संचय का प्रयोग हमने कहाँ किया और उसकी राशि को हमने कहाँ पर हस्तांतरित कर दिया। तो ये चीज़ें आप देखेंगे बच्चों। उसके बाद आप देखेंगे ऋण पत्र। तो देखिए बेटा, कंपनी के पास दायित्व की एक महत्वपूर्ण मद होती है ऋण पत्र। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा बेटा, ऋण पत्र कंपनी के ऋण को छोटे छोटे किस्तों में बांटना यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना ऋण पत्र कहलाता है, यानी डिबेंचर। तो कंपनी का ऋण पत्र का उल्लेख पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम में होता है। तो अंकेक्षक को ये जांच कर ले कि कंपनी कितने ऋण पत्रों का निर्गमन किया और अंतर नियमों का पालन हुआ या नहीं हुआ, और ऋण पत्रधारियों को ऋण का बदले जो ऋण डिबेंचर इशू किए प्रमाण पत्र जारी कर दिए या नहीं कर दिए।
और अगर जारी कर दिए तो ये देखना चाहिए कि अगर रजिस्टर्ड है तो उनके एक प्रॉपर तरीके से रजिस्टर मेंटेन हुआ या नहीं हुआ, यानी एक व्यवस्थित तरीके से रजिस्टर रखा गया या नहीं रखा, और यदि ऋण पत्र प्रीमियम पे निर्गमित किए हैं तो प्रीमियम की राशि का उल्लेख हुआ या नहीं हुआ, और आगे ऋण पत्र के बदले कोई चीज़ प्रभार है, यानी किसी संपत्ति पे प्रभार कर रखा है बेटा ऋण पत्रधारियों को, तो उस प्रभारित संपत्ति का उल्लेख होना चाहिए। तो और आपको देखना है बच्चा, अगर ऋण पत्रों का शोधन कर दिया, क्योंकि ऋण पत्रों का शोधन करना होता है बच्चों 10 साल में, अगर कंपनी ने बाई चांस ऋण पत्रों का क्या कर दिया हो बच्चों, शोधन कर दिया हो, अगर कंपनी ने ऋण पत्रों का क्या कर दिया हो बच्चों, शोधन कर दिया हो, तो जितनी राशि का शोधन हो गया उतनी राशि ऋण पत्रों में से कम हो जानी चाहिए। तो इसके लिए कंपनी ने ये देखे बच्चों कि जो ऋण पत्र शोधन किए उनको उस तरीके से रद्द कर दिया या नहीं कर दिया, ये चीज़ें उसको देखनी है। उसके बाद ऋण, देखिए बच्चों कंपनी को अगर आवश्यकता पड़ती है तो ऋण प्राप्त करती है, तो वो ऋण हमारे आपको देखना है कि किस स्रोत से कंपनी ने ऋण प्राप्त किए। तो ऋण पत्र ऋण 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, एक सुरक्षित और एक असुरक्षित, यानी सिक्योर्ड या असिक्योर्ड। सिक्योर्ड यानी मॉर्गेज ऋण पत्र होते हैं बच्चों जिनके बदले कंपनी को कोई ना कोई संपत्ति गिरवी रख के आनी पड़ती है बच्चों, वो सुरक्षित होते हैं। और जिन ऋणों के बदले कोई प्रभार नहीं होता वो असुरक्षित ऋण पत्र होते हैं। तो ये देखना है कि ऋण के बदले कोई संपत्ति गिरवी है तो कितनी है, और यदि ऋण अगर आपने चुका दिया तो ऋण का सत्यापन होना चाहिए। तो जिससे आपने ऋण लिया होगा बच्चों उससे एक प्रलेख दस्तावेज आपने लिखा होगा, तो उस दस्तावेज को आपको देखना है कि संस्था के पास है या नहीं है, और ऋण लिया तो उस ऋण पर कितने % ब्याज चुकाना है, तो उन शर्तों का अध्ययन कर ले बच्चों, वो प्रलेख में उल्लेखित होंगे। और जब हमने ऋण पत्रों को चुका दिया बच्चों, यानी ऋण को चुका दिया, तो आप देखिएगा बच्चों जब हम ऋण को चुका देंगे, यानी जितनी राशि हमने ऋण की चुका दी उतनी राशि को ऋण में से घटा देना चाहिए बच्चों। तो उसका उल्लेख आप बैंक से चेक कर लें बच्चों, यानी जितने ऋणों का भुगतान कर दिया उतने ऋण हमारे दायित्व पक्ष में से कम हो जाने चाहिए। तो ऋण पत्रों का ये देखें कि जमानत ली है तो कितनी ली है, या किसी से अग्रिम लिया है बच्चों, यानी किसी से आपने एडवांस में कोई पैसा उठा रखा है या किसी माल के बदले या किसी सामग्री के आदेश के बदले, तो उनको देखना है। और उसके बाद छठा आता है बच्चों व्यापारिक लेनदार। व्यापारिक लेनदार वो बच्चों जो अपन माल जिनसे उधार खरीद के लाते हैं लेकिन उनको भुगतान नहीं करके आते हैं बच्चों, तो वे व्यापारिक क्रियाओं से बन जाते हैं, तो वो व्यापारिक लेनदार कहलाते हैं। यानी लेनदार वो व्यक्ति हो गए बच्चों जिनसे हमने उधार माल खरीदा लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया। तो देखिए बच्चों इसके लिए उसको रोकड़ बही से मिलान करना होगा कि लेनदारों का भुगतान किया या नहीं किया, और अगर भुगतान कर दिया तो उसकी राशि कम हो जानी चाहिए। तो लेनदारों की उसको एक सूची बनवा लेनी चाहिए बच्चों कि किसको कितना कितना पैसा देना है, और उस लेनदारों की सूची का मिलान करे। और जिस व्यक्ति का माल अपन ने खरीदा है बच्चों उधार, जब माल आया होगा तो उसकी एंट्री भी हुई होगी, उससे क्रॉस चेकिंग कर ले और ये देख ले कि चिट्ठे के अंतिम दिन कितने लेनदार वास्तविक रूप से बकाया है, और जितने लेनदार बकाया हैं वही दिखाए जाए हों। अगला आता है बच्चों दे बिल, यानी जिसको आप बिल पे बिल बोलते हैं बच्चों, यानी व्यापारी जब अपने बिल पे स्वीकृतियाँ दे के आता है तो वो स्वीकृति जो दे के आता है बच्चों वो उसके लिए दे बिल बन जाते हैं। तो दे बिल वही के लिए भी एक सूची बनवा ले बच्चों, यानी कितने बिल तो हमने इस वर्ष जारी किए, कितने बिलों का हमने भुगतान कर दिया तो बैंक से किया या समय से पूर्व किया तो बट्टा मिला तो कितना मिला, बट्टे का लेखा किया या नहीं किया, तो दे बिलों के बारे में जानकारी कर लें। उसके बाद बैंक अधिविकर्ष। देखिए बच्चों कई बार हमको बाहर से ज़रूरत पड़ जाती है पैसे की, तो बैंक अधिविकर्ष ले सकते हैं बच्चों। तो बैंक अधिविकर्ष यानी बैंक ओवरड्राफ्ट इंग्लिश में बोलते हैं।
तो बैंक ओवरड्राफ्ट वो होता है बेटा जो व्यापारी को कुछ समय के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो बैंक से अपनी साख के आधार पर जमा राशि से अधिक राशि निकालने की एक निश्चित सीमा बनवा लेता है बच्चों। तो जितनी राशि वो निकालेगा उतना ही पे ही उस पर ब्याज लगेगा। तो आपने देखा बच्चों कि जब व्यापारी बैंक अधिविकर्ष क्या कर रहा है बच्चों कि बैंक से जमा राशि से अधिक राशि निकाल रहा है तो कब निकाली, किस कारण से निकाली, इसका अंकेक्षक जांच करें। अदत्त व्ययों का, उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं बच्चों। तो आप सब जानते हो बच्चों 11 से पढ़ रहे हैं कि ऐसे खर्चे जिनका हमने काम तो करा लिया लेकिन भुगतान नहीं किया वो हमारे क्या कहलाते हैं बच्चों, अदत्त व्यय कहलाते हैं। तो उन अदत्त व्ययों को हम चिट्ठे में लिखते हैं बच्चों नॉन करंट लायबिलिटीज में, करंट लायबिलिटीज के हेडिंग में, अदर करंट एसेट्स में। तो आप देखिए कि बच्चों उस खर्चे का बकाया रहने का कारण क्या था, क्यों नहीं चुकाया, ये अंकेक्षक देखेगा। और अगर वास्तव में जितना खर्चा चुकाना चाहिए था और उतना खर्चा हमने इस वर्ष में भुगतान नहीं किया तो जितना खर्चा हमने भुगतान नहीं किया उसका उल्लेख आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से हो जाना चाहिए बच्चों। अगर नहीं हुआ तो मतलब कहीं ना कहीं गलती है और उसको चेक करें। उसके बाद आते हैं बच्चों आहरित अंश। तो देखिए बच्चों आहरित यानी शेयर फॉरफिटेड आपने पढ़ा है। आहरित अंश का मतलब बच्चों फॉरफिटेड शेयर से है। फॉरफिटेड शब्द आपने बहुत पढ़ा है कि जब फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा बच्चों, यानी जब कोई अंशधारी अपनी धनराशि भुगतान नहीं करता तो कंपनी उसके अंशों को क्या करती है बच्चों, जब्त कर लेती है। तो वो अपने कौन से अंश कहलाते हैं, आहरित अंश कहलाते हैं। तो आहरित अंशों में आपको ध्यान रखना है कि उनको निर्गमित अंशों में से घटा देना चाहिए और इन पर जो राशि जब्त करी है वो राशि पूंजीगत संचय के नाम से आ जाएगी बच्चों शेयर फॉरफिटेड में। शेयर फॉरफिटेड के नाम से उसको प्रदर्शित किया जाए। तो ये अंकेक्षक को देखना चाहिए कि कितने अंश जब्त किए, कितनी राशि उन पर जब्त करी। तो जो राशि जब्त करी वो शेयर फॉरफिटेड में आ जानी चाहिए बच्चों, है ना, रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत। उसके बाद अशोध्यम संदेहात्मक ऋणों के लिए संचय यानी प्रोविजंस जो आप बना रहे हो, आयोजन। तो देखिए बच्चों आयोजन दो प्रकार के दायित्वों के लिए बनते हैं, दीर्घकालीन और अल्पकालीन। तो कंपनी ये देख ले कि कितनी आयोजन किस मद के लिए आवश्यक है। जैसे आपने एक सामान्यतः आयोजन सुना है बच्चों, देनदारों पर डूबत ऋण आयोजन। तो ये आयोजन हमारे भविष्य में जो पैसा देनदारों से डूबेगा या भविष्य में हमको प्राप्त होने की संभावना नहीं है, या अनुमान के आधार पे हम लगाते हैं तो उसका आयोजन पहले से कर लेते हैं। तो अंकेक्षक देखना चाहिए बच्चों आयोजन ना तो आवश्यकता से ज़्यादा हो ना आवश्यकता से कम हो, तो निर्धारित नियमों के अनुसार हो। पेशगी की प्राप्ति यानी अगर आपने किसी से पेशगी ले ली बच्चों, एडवांस ले लिया या अग्रिम ले लिया, वो हो गया। उसके बाद कर के लिए दायित्व। देखिए बच्चों टैक्स जो कंपनी है चुकाती रहती है, लेकिन फिर भी जो लास्ट का क्वार्टर होता है 31 मार्च का, उसके लिए प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से लिख देती है। तो कर के लिए देखना है कि असेसमेंट ईयर से संबंधित कर का निर्धारण कर लिया है और पर्याप्त मात्रा में जितना कर होना चाहिए उतनी कर के लिए प्रावधान हमने कर लिया है और कितनी राशि हमने कर के रूप में चुका दी उसको इसमें से घटा देना चाहिए बच्चों। तो यानी जो हमारे पास राशि बकाया है उसी को लिखेंगे। उसके बाद कर्मचारियों की जमा राशि। देखिए बच्चों कर्मचारियों का पीएफ वगैरह का फंड होता है, वो राशि कर्मचारियों को लौटानी होती है बच्चों। एज ए सिक्योरिटी के रूप में हो सकती है, जमानत के रूप में हो सकती है, या कर्मचारी से हमने किसी अन्य जमानत के अलावा उसका प्रोविडेंट फंड का पैसा हमने जमा करा दिया हो सरकार के पास या हमारे पास रख रखा हो तो उसको दायित्व के रूप में दिखाएंगे बच्चों। यानी कर्मचारी से हमने जितनी धनराशि ले ली जमानत के रूप में उसे दायित्व के रूप में दिखाना है बच्चों, क्योंकि उसको वो लौटानी होगी। उसके बाद एक आता है बच्चों संदिग्ध दायित्व, यानी ऐसे दायित्व, संदिग्ध दायित्व ऐसे दायित्व होते हैं बच्चों जो किसी घटना विशेष के घटित होने पर निर्भर करते हैं, यानी किसी घटना विशेष पर ही इनको चुकाना पड़ता है, अन्यथा नहीं चुकाना पड़ता। जैसे बुनाए गए बिल है
तो संदिग्ध दायित्व को पहली बात तो ये समझ ले बच्चों, चिट्ठे के नीचे लिखते हैं नोट के रूप में। संदिग्ध दायित्व को आप कहाँ लिखेंगे? चिट्ठे के नीचे लिखेंगे बच्चों। कहाँ लिखेंगे? नोट्स के रूप में लिखेंगे, नोट के रूप में। जैसे आपने बैंक से बिल बुना लिया और सामने वाले ने भुगतान नहीं किया, तो बुनाए गए बिल संदिग्ध दायित्व हैं। या कोर्ट में कोई केस चल रहा है बच्चों, हम हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, तो वो चीज़ें हमारी संदिग्ध दायित्व के रूप में आ सकती हैं। या किसी की हमने जमानत दी हुई हो धनराशि के संबंध में और वो चुकानी पड़ जाए, तो ये संदिग्ध दायित्व आ जाते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, संदिग्ध दायित्व चिट्ठे में लिखे नहीं जाएंगे, यानी चिट्ठे के नीचे संपत्ति पक्ष में जरूर लिखे जाएंगे। यानी अगर कोई संचयी अधिमान अंश है और उन पर आपने लाभांश नहीं दिया, तो वो भी आपकी कैसी लायबिलिटीज हो गई बेटा? क्योंकि संचयी अधिमान अंश पे बच्चा लाभांश जुड़ता जाएगा। तो कंपनी ने किसी वर्ष अगर बाई चांस लाभांश नहीं दिया, तो वो लाभांश आगामी वर्षों में भुगतान करना पड़ सकता है। तो कंपनी के द्वारा जो आगामी वर्षों में भुगतान किया जाएगा, तो उसकी जानकारी संदिग्ध दायित्व के रूप में नीचे लिखनी चाहिए कि संचयी अधिमान अंशधारियों को लाभांश देना था लेकिन नहीं दिया, या विनियोग पर न मांगी गई राशि के संबंध में दायित्व हो सकता है, या आपने किसी को दे दी हो गारंटी, किसी की व्यापारी की जमानत दे दी हो और मान लीजिए आप वो जमानत आपने दी और उसको पैसा भुगतान करना पड़ जाए, न्यायालय में केस चल रहा हो और आप हार जाए, तो वो आपके दायित्व बनते हैं। तो देखिए बच्चों, ये हमने पढ़ा आपका संपत्ति और दायित्वों का सत्यापन। सत्यापन को इंग्लिश में वेरिफिकेशन बोला बच्चों हमने। तो वेरिफिकेशन क्या हुआ? यानी किसी भी सौदे की सत्यता और शुद्धता की जांच उचित तरीके से करना सत्यापन कहलाता है। तो सत्यापन में देखिए बच्चों, हमको विद्यमानता की जांच करनी पड़ती है, स्वामित्व की जांच करनी पड़ती है और टाइटल की जांच करनी पड़ती है, और वो भौतिक रूप से विद्यमान है या नहीं है। तो देखिए बच्चों, अंकेक्षक समस्त कार्य के प्रति जिम्मेवारी होता है। तो अंकेक्षक जितने भी लेखे रखा जा रहा है उन सबके लिए है। तो अंकेक्षक जो रिपोर्ट देता है बच्चों, वो किस पे देता है? चिट्ठे के। तो और चिट्ठे में क्या शो हो रहा है? संपत्ति और दायित्व। संपत्ति में भी हमने पढ़ा स्थायी संपत्ति, कृत्रिम संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, बहुत तरह की संपत्ति पढ़े। ऐसे दायित्व में भी पढ़ा, शेयर कैपिटल पढ़ा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज पढ़ा, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हैं। तो ये जो आपने ऋण पत्र पढ़े या कंपनी के बारे में हमने जो पढ़ा, अध्ययन किया, तो कंपनी का जो चिट्ठा होता है बेटा, सबकी जानकारी होनी चाहिए। यानी कंपनी अंकेक्षक को सत्यापन करना चाहिए। तो हमने इसमें यह भी पढ़ा कि अंकेक्षक एक मूल्यांकन करता है, नहीं एक मूल्यांकन करता नहीं है, लेकिन कीमत के नज़दीक पहुंच सकता है बच्चों, क्योंकि वो विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में अंकेक्षण कार्य करता है, तो उसकी उनके बारे में जानकारी मिल जाती है। तो उसकी जब जानकारी उनको होती है, और अगर खुद को नहीं होता तो किसी तकनीकी विशेषज्ञ से सहायता ले सकता है। तो देखिए बच्चों, मूल्यांकन करना अंकेक्षक का कार्य नहीं है, लेकिन अंकेक्षक को करना चाहिए, क्योंकि अगर संपत्तियों का मूल्य अधिक ज़्यादा कम दिखा दिया हो तो इसके बारे में हमको देखना है। और इस चैप्टर में हमने पढ़ा संपत्तियों के बहुत सारे मूल्यों के बारे में हमने पढ़ा। बाजार मूल्य होता है, संपत्ति का पुस्तक मूल्य होता है, लागत मूल्य होता है। तो इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया। तो आप कंपनी के सत्यापन में समझ गए बच्चों की केवल कंपनी के अंकेक्षक का अंकेक्षक केवल संपत्तियों का नहीं करता, जितने संपत्तियों में गमन होता है उतना ही दायित्वों में हो सकता है बच्चों। यानी कंपनी दायित्वों को आवश्यकता से अधिक दिखा सकती है, कम दिखा सकती है, इसलिए अंकेक्षक सभी की जांच करेगा बच्चों। यानी संपत्ति पक्ष की भी करेगा, दायित्व पक्ष की भी करेगा। संपत्ति में दो पक्ष हो गए बच्चों, यानी एक तो करंट एसेट्स और एक नॉन करंट। वर्तमान में हम संपत्तियों को दो भागों में बांटते हैं बच्चों, करंट एसेट्स और नॉन करंट। ऐसे लायबिलिटीज में पहले पॉइंट होता है बच्चों शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड में हम क्या लेंगे बच्चों? शेयर कैपिटल को लेंगे, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस लेंगे। यानी शेयर होल्डर फंड में दो चीज़ें दिखाएंगे कि शेयर कैपिटल सही दिखाई गई हो, सही उसका मूल्यांकन हो। शेयर कैपिटल के बाद हमारा आता है बच्चों कौन सा? रिजर्व एंड सरप्लस, यानी संचय का सही लेखा हो। और उसके बाद आता है नॉन करंट लायबिलिटीज और फिर करंट लायबिलिटीज। यानी बैलेंस शीट में इन मदों को सही प्रकार से दिखाया जाए।
तो देखिए बच्चों, भारतीय कंपनी अधिनियम की अनुसूची के अनुसार अनुसूची फर्स्ट में चिट्ठा आता है और सेकंड में लाभानी खाता आता है, यानी रेवेन्यू अकाउंट। तो कंपनी के चिट्ठे की जितनी भी संपत्ति हमने दिखाई है बच्चों, सही दिखानी चाहिए, विद्यमानता उनकी होनी चाहिए, भौतिक जांच करें, सही मूल्य पे लिखा है इसलिए उसका मूल्य का मूल्यांकन करें उनका। तो ये चैप्टर में हमने पढ़ा कि जितनी भी हमारी संपत्ति है, जितने भी हमारे दायित्व हैं, उनको हमने सही मूल्य पे लिखा, सही तरीके से लिखा, ना तो मूल्य ज़्यादा लिखा ना मूल्य ज़्यादा कम लिखा, और कौन सी संपत्ति का कौन सा मूल्य दिखाना चाहिए, कौन सी संपत्ति पे कितना मूल्य आस लगाना चाहिए, और उसका वर्तमान मूल्य बाजार मूल्य दोनों के बारे में हमको अध्ययन होना चाहिए बच्चों। तो आप समझ गए कि सत्यापन अंकेक्षक का एक महत्वपूर्ण कार्य हो गया। और जो प्रमाणन से चालू होता है, तो प्रमाणन में तो बच्चों सबूतों से मिलाया जाता है कि जो लेखा करा वो सही करा या नहीं करा, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, मिलान तो करेंगे, लेकिन किससे मिलान कर रहे हैं बच्चों हम यहाँ, निर्धारित राशि से। तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट, कल नई कक्षा में नया अध्याय चालू करेंगे। धन्यवाद।